जय श्याम से मित्रों। फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। ऑल्टरनेटिंग करंट में इस आज की वीडियो में मैं टॉपिक्स मेरे जो रहेंगे वो सीरीज आरएलसी सर्किट है और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सीरीज आरएलसी सर्किट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सीरीज में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस लगे हुए हैं। इसके अक्रॉस एक एसी सप्लाई हमने लगाई है जो मैंने एज्यूम किया है आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ इस केस में मुझे पहले तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो यहाँ करंट सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ फेजर डायग्राम में मैंने ये डायग्राम में यहाँ करंट बनाया हुआ है येलो कलर में। अब इसके रेस्पेक्ट में तीन वोल्टेजेस मुझको ड्रॉ करने हैं। एक तो वी आर ड्रॉ करना है, तो हम जानते हैं लास्ट लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया था, वी आर जो होगा वो इसके साथ सेम फेज में होगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो ये वी आर हो गया। नाउ सेकंड थिंग, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि प्योर इंडक्टेंस में वोल्टेज जो तो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, तो अब हम इसको, ये वोल्टेज जो होगा आपका ये हो जाएगा वीएल। इसी तरीके से कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज वीसी होगा वो आपका करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ एज्यूम कर लें फ्रेंड्स, अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्सएल जो है वो ग्रेटर देन एक्ससी है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, मतलब इंडक्टेंस इसमें हावी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वीएल जो होगा वो आपका किससे बड़ा होगा, वीसी से। जैसा आप यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं, ये वीएल और वीसी की इक्वेशंस लिखी है दोस्तों मैंने। ये इक्वेशंस ये बता रही है कि अगर करंट कांस्टेंट है तो वीएल इज प्रोपोर्शनल टू एक्सएल एंड वीसी इज प्रोपोर्शनल टू एक्ससी। तो आप कह सकते हैं वीएल इज ग्रेटर देन वीसी इन दिस केस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा फ्रेंड्स, वो रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा इस तरीके से वीएल के डायरेक्शन में। तो इसको मैं बना सकता हूँ, ये दूसरे कलर से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, ये जो हो जाएगा डिफरेंस आएगा वीएल माइनस वीसी। तो इस तरीके से ये आपका अब वी आर और वीएल माइनस वीसी का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इसको मैंने ई नोट से नोट कर दिया। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ई नोट निकालना है, ई नोट इज नथिंग बट दिस वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ये जो वी एल माइनस वी सी और वी आर जो दोनों वेक्टर्स हैं आपके एक दूसरे का 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो ई नोट का ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप इसको अगर वोल्टेज की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं वी आर वीएल और वीसी को इन इक्वेशन से रिप्लेस करता हूँ। तो दिस वुड बी नथिंग बट आई नॉट इज आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वीएल की जगह लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू एक्सएल, सॉरी, आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई नॉट कॉमन आ जाएगा बाहर, आपके पास बचेगा अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो आपका जो टर्म है जिसको मैंने लिखा है ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन दिस अंडर रूट में ये फंक्शन, तो इसको अगर मैं ई नॉट अपॉन आई नॉट लिखता हूँ फ्रेंड्स, तो ये जेड के बराबर हुआ। जेड क्या है यहाँ पर मेरा, जेड इज नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एसी सर्किट में इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक, इसकी यूनिट ओम्स होती है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं फेजर डायग्राम। जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जैसे मैंने एज्यूम किया एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो यहाँ पर ये फेजर डायग्राम आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक जो फैक्ट जो फेज एंगल है फाई, अगर इसको निकालना चाहते हैं तो टेन फाई की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन फाई इज नथिंग बट, यहाँ से देखिए टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर मींस वीएल माइनस वीसी अपॉन बेस इज आप वीआर। तो वीएल माइनस वीसी अपॉन वीआर हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं वीएल, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, वी एल इज नथिंग बट आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस दिस इज आई नॉट इंटू एक्सी अपॉन वी आर इज आई नॉट इंटू आर। तो फाइनली आप कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो दिस इज योर टेन पाई। तो ये एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये इस इक्वेशन से हम एनालिसिस करते हैं किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट की। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन उसमें दो तीन केस समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको समझ में आएगा। देखिए अगर ये जो आपको आरएलसी सर्किट है, अगर उसमें आरएल सर्किट के लिए मैं डिस्कस करूँ तो आरएल सर्किट के केस में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था आरएल सर्किट के केस में चूंकि एक्सी जीरो है यहाँ पर, एक्सी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि एक्सी की वैल्यू जीरो है। और फाई क्या होगा, फाई इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, बिकॉज एक्स सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गई है। तो इस तरीके से इंपीडेंस और आप फेज एंगल निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर आरसी सर्किट वी कैन से एक्स एल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंडक्टेंस एब्सेंट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपका एब्सेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस केस में जेड की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड फाई इज नथिंग बट टेन इनवर्स। अब ये एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहाँ पर माइनस ऑफ एक्सी हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्सी अपॉन आर। ये फेज एंगल नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर एलसी सर्किट है, एक्चुअल में आइडियल में केस में होता है बट प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू रहेगा किसी भी सर्किट में, तो इसलिए हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके चलते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्योर सर्किट है तो उस केस में जेड क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू नथिंग बट आर यहाँ पर जीरो हो गया बिकॉज आर इज जीरो इन दिस केस, तो यू कैन से एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर जोड़ मींस यू कैन से एक्सएल माइनस एक्स सी। तो ये जेड की वैल्यू होगी।
ओके। एंड फाई, फाई पे ध्यान देने की जरूरत है। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि आर यहाँ जीरो है तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं दिस वुड बी प्लस माइनस 90 डिग्री, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो टेन इनवर्स प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब प्लस माइनस 90 डिग्री। ये आपकी तीन डिफरेंट केसेस हो गए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन एक करते हैं। Three electrical circuits having AC sources of variable frequency are shown in figure. ये आप यहाँ देख रहे हैं। Initially the current flowing in each of these is same. If the frequency of the applied AC sources increased, how will the current flowing in the these circuits be affected? Give reasons for your answer. अब देखिए यहाँ पर तीन डिफरेंट केसेस है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट केस है प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी का आर से क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है आपका कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी से वेरी नहीं करता। तो यहाँ पर यहाँ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में इसका कर्व कांस्टेंट आएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं आई, जो आई की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन आर के बराबर हो जाएगी इस सर्किट में। ओके, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब आई जो होगी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से आपका करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकंड केस है प्योर इंडक्टिव सर्किट। इन दिस केस व्हाट वी से एक्सएल, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ठीक है, मतलब एक्स एल इज प्रोपोर्शनल टू एफ, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ एक्सएल बढ़ता जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो आई की वैल्यू मैंने जैसे आपको ई अपॉन यहाँ पर एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का एक्सएल है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सएल। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ रहा है मतलब एक्सएल बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे अगर आप तो एक्सएल बढ़ेगा। इसका मतलब होगा कि करंट जो होगी आपकी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह प्योर कैपेसिटेंस के केस में एक्स सी की वैल्यू होती है वन अपॉन ओमेगा सी, और यू कैन से वन अपॉन टू पाई एफ सी, मीन्स एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और जो एक्स सी में रिलेशन है वो हाइपरबोलिक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा अगर मैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरी तो क्या होगा उस केस में एक्स सी कम होगा, और एक्स सी कम होगा तो इसका मतलब होगा कि करंट आपकी बढ़ जाएगी। ओके, क्योंकि आई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन एक्स सी। इस तरीके से हम इस सर्किट की या इसके तीनों केसेस की एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, a resistor of 400 ohms, an inductor of 5 by pi Henry, and a capacitor of 50 pi Henry are connected in series across a source of alternating voltage of 140 sin 100 pi t volt. Find the voltage RMS. Okay, and the capacitor. Find the voltage RMS across the resistor, the inductor, and the capacitor. So is the algebraic sum of these voltages more than the source voltages? If yes, resolve the paradox. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। यू कैन सी दिस, आर की वैल्यू दे रखी है, आर एल एंड सी दीज आर गिवन, और ईएमएफ की इक्वेशन दे रखी है। तो ओमेगा यहाँ से देख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ई आर एम एस हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू। तो मैंने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सएल एक्सी और एक्स जेड की। तो एक्सएल का फॉर्मूला हम जानते हैं ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100 पाई। ओके, और एल की वैल्यू यहाँ पर है हमारी, एल की वैल्यू यहाँ पर 5 अपॉन पाई, 5 अपॉन पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास आंसर आएगा इसका 500 ओम्स। इसी तरीके से एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी रखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे दोस्तों। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 200 ओम आ जाएगा। ठीक, तो ये 200 ओम हो गया। अब जेड निकालना है मुझे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस सवाल में। तो जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 500 ओम। यू कैन चेक दिस। ओके, वंस यू कैलकुलेट दिस जेड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। तो आई क्या होता है, आई आई की वैल्यू होती है ई अपॉन जेड। तो मुझे आई आर एम एस चाहिए, तो दिस इंप्लाइज आई आर एम एस। इस क्वेश्चन में आई आर एम एस निकालने के लिए ई आर एम एस में जेड से भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू नथिंग बट ई आर एम एस मीन्स 140 अपॉन, यहाँ से निकाल लीजिए 140 अपॉन रूट टू। तो ये हो गया, और जेड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 500। ओके, तो कुल मिला के मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा आंसर, आप यहाँ से आरएमएस निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 1/5 एम्पियर। ओके, अब वी आर निकाल ली यहाँ से, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे देखिए तभी आप, ये पैराडॉक्स मतलब एक पहेली। तो मैं इसके वी आर वी एल और वीसी निकालता हूँ। तो वी आर वी एल और वीसी मुझे तीनों चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो वी आर होगा आई इंटू एक्सएल, आई सॉरी आई इंटू आर। तो आई इंटू आर हो जाएगा 1/5 इंटू आर इज 400 इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 80 वोल्ट्स। इसी तरीके से वीएल की वैल्यू होगी आपकी आई इंटू एक्सएल। तो दिस इज नथिंग बट 1/5 इंटू 500। ये सारी वैल्यूज निकाली है मैंने, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। और वीसी वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एक्स सी। तो दिस इज नथिंग बट 1/5 इंटू 5, यहाँ पर इसकी वैल्यू है एक्सएल की, एक्स की वैल्यू है 200। तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ई आर एम एस की वैल्यू। ई आर एम एस कैसे हो जाएगा, ई आर एम एस मैंने बताया आपको कि चूंकि फेजर समय ये तीनों वोल्टेजेस का, तो किस तरह निकाला था, फॉर्मूला लिखा था वी स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे फ्रेंड्स, जैसे 80 100 और 40, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 100 वोल्ट्स। ओके, यू कैन चेक दिस थिंग। तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी
100 वोल्ट, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A series LCR circuit, the voltage across an inductor, a capacitor, and a resistor are 30 volt each and 60 volt respectively. What is the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit? तो देखिए इसमें सिंपल है, ये वैल्यू दे रखी है आपको। ओके, अब आपको क्या करना है इसमें, आप ये सर्किट मैंने बना दिया है, तो यहाँ से फाई का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रेंड्स। तो फाई इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, वोल्टेज की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको एक और बताया था, इसमें वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स वी एल वी सी कितने, 30, और ये भी 30, तो 30 माइनस 30 अपॉन 60। तो कहने का मतलब है ये जीरो आ जाएगा, तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो, तो आप फेज डिफरेंस की वैल्यू इसमें जीरो आएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा रेजोनेंस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। एक्चुअली रेजोनेंस जो होता है वो किसी भी सीरीज सर्किट में या पैरेलल सर्किट में हो सकता है। तो हमारे जो सिलेबस में है, आपके बोर्ड के सिलेबस में आरएलसी सर्किट है, तो आर एल और सी तीनों एलिमेंट सीरीज में लगा रखे हैं, उसके अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाया है मैंने, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन तो ये होती है कि बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर, मतलब एल और सी दोनों सर्किट में होने चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो सप्लाई है, जो सोर्स है आपका, उसका जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, द करंट बिकम्स मैक्सिमम ड्यूरिंग रेजोनेंस एंड द सर्किट बिहेव्स एज द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहली चीज। दूसरा, बोथ एन एल सी मस्ट बी प्रेजेंट इन द सर्किट एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी मस्ट बी वेरिएबल। ओके, तो जब रेजोनेंस होता है किसी सर्किट में, तो उसका पावर फैक्टर उस समय यूनिटी हो जाता है, ठीक है। तो अभी पावर फैक्टर की बात मैं आगे करूंगा फ्रेंड्स, फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो चीजें हैं, इसमें आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन जेड होगी, जैसे हमने आपको बताया। तो ई अपॉन जेड की वैल्यू मैंने आपको बताई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, तो रेजोनेंस के दौरान जो होता है सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है, मतलब एक्स एल और एक्स सी आपस में इक्वल हो जाते हैं, तभी ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ओके, तो उस केस में क्या होगा, जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम हो जाएगा विच इज इक्वल टू आर। तो अब यहाँ पर मैं एक्सएल बराबर एक्सी रखूंगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, मींस यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है फ्रेंड्स, एंड दिस इज नोटेड बाय ओमेगा सबस्क्रिप्ट आर विच इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं। अगर यही एफ होता तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हो जाती एफ आर इज इक्वल टू, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, तब ये आंसर आपका हर्ट्ज में आता। तो दोनों जो इक्वेशन है सेम है, बट उसमें केवल आपको फर्क किस चीज का है, आपका यूनिट्स का फर्क है। तो इस तरीके से हम इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, उसका डेरिवेशन हो गया। अब देखिए रेजोनेंस कर्व, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, रेजोनेंस कर्व इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो आपने जैसे हम यहाँ देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट को इफेक्ट करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और घटाने पर करंट भी घटती बढ़ती है, जैसे आपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखी। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि शुरू में एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो यहाँ पर ये चीज दिखाती है कि एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एक्स सी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी घटाने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस घटेगा तेजी से, और ये जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो तेजी से बढ़ेगा। तो इसी को हम रेजोनेंस कर्व में दिखा सकते हैं। तो करंट क्या हुआ फ्रेंड्स, बिकॉज जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिस पर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो मतलब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जेड मिनिमम आर होगा, तो उस समय करंट क्या होगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम करंट होगा। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आप देख सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया भी ओमेगा आर, तो ओमेगा आर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ पर लिख दीजिए एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, आई इज इक्वल टू आई मैक्स, आई मैक्स जो कि किसके बराबर है, ई नॉट अपॉन जेड मिनिमम, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जेड की कब होगी, जब रेजोनेंस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन जेड मिनिमम की जगह मैं आर लिख सकता हूँ। तो फिलहाल ये जो आई नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की है, अगर किसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस को कम करें या ज्यादा करें, तो ये जो करंट का पीक है वो चेंज होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट आपकी बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए आर बराबर 50 ओम्स है, तो ये जो येलो वाला कर्व है रेजोनेंस कर्व, वो उसका पीक ज्यादा है। इसके रेस्पेक्ट में अगर आर को मैं 500 कर देता हूँ, तो ये पीक जो कम हो जाएगा। तो ये दोनों का कंपेरिजन हो गया, ठीक है। अब इस चीज को और आगे समझने के लिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद एल इज इक्वल टू 10 हेनरी, सी 40 माइक्रोफैरेड एंड आर इज इक्वल टू 60 ओम कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट सोर्स। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। अब हमें तीन पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। सेकंड पार्ट द सर्किट the current at the resonating frequency, and third part is the RMS potential drop across the inductor at resonance। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए आपको सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये पार्ट में चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स। तो ओमेगा आर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। तो ओमेगा आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट एल सी। तो एल की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल की वैल्यू है हमारी 10,
और सी की वैल्यू कितनी है 40 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड बना लीजिए 40 इंटू 10⁻⁻�6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 20, तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर 50 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा आ रहा है तो इसकी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपकी ये IRMS की। तो IRMS को निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया भी लास्ट वाली क्लास में भी, कि ERMS/Z की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आप रख दीजिए, और रेजोनेंस पर क्या हुआ, हमें रेजोनेंस पर चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, तो Z इक्वल टू क्या होता है, R होता है। देयरफॉर IRMS अगर आपको निकालना है तो ERMS की वैल्यू यहाँ पर जो है 240 है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में देखिए लिख रखा है 240 वोल्ट सोर्स, तो ये RMS वैल्यू दे रखा है, और R की वैल्यू है यहाँ पर 60। तो यू कैन से दिस करंट कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर्स। तो सेकंड पार्ट आंसर इज 4 एम्पियर्स। सी पार्ट को देखते हैं, which demands the calculation of the load इंडक्टर वोल्टेज एट रेजोनेंस। तो जैसा हम फॉर्मूले में आपको बताए थे, IRMS में अगर आप XL से मल्टीप्लाई कर दें तो यह BL आ जाएगा रेजोनेंस पे। तो आप इसको कर लीजिए IRMS इंटू XL की जगह में लिख दिया ओमेगा एल, और अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में लगा तो उसको ओमेगा आर कर लीजिए। तो बस इन तीनों करंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। IRMS इज 4 एम्पियर्स, ओमेगा आर की वैल्यू आई थी अभी 50, देखिए, और ये वो एल की वैल्यू इस क्वेश्चन में देखिए 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग दिस आंसर इज 2000 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। When a given coil is connected to a 200 volt DC source, 2 ampere current flows, and when the same coil is connected to 200 volt 50 hertz AC source, only 1 ampere current flows in the circuit. Explain why the current decreases in the later case. Calculate the self inductance of the coil used. अब देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में तो पूछा है, उसने पहले बोला है कि डीसी सोर्स लगाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं डीसी के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। ओके, तो कॉइल का मतलब होता है फ्रेंड्स, कॉइल मींस आरएल सीरीज सर्किट। कॉइल मींस आरएल सीरीज सर्किट, तो यहाँ पर 200 वोल्ट डीसी लगाइए तो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा एल इज नथिंग बट एक्सएल। तो चूंकि एफ 0 है तो यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सिंपल है, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 एम्पियर दे रखी है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ लगा के। आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से फ्रेंड्स। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, आर इज इक्वल टू 200/2। ओके, तो ये आ जाएगा 100 ओम, आर की वैल्यू इसमें 100 ओम आ गई। तो डीसी के केस में ये कॉइल जो है केवल रेजिस्टेंस जो है ऑफर करेगी। अब सेकंड केस में जब हमने एसी सप्लाई लगा दी है जिसका कि आरएमएस वोल्टेज 200 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके, इसमें करंट 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर हमें क्या कुछ नहीं करना है, सिंपल काम करना है, हमें इसमें आईआरएमएस का फॉर्मूला लिखना है जैसे। ठीक है, आईआरएमएस इज इक्वल टू ERMS/Z। तो जैसे हमको बताया था आरएल सर्किट का जेड क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो फिलहाल अभी यहाँ से आप जेड निकाल लीजिए, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू E/I। तो ये हो गया E/I का मतलब होगा फ्रेंड्स, ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 200 है, और आई की वैल्यू 1 है। तो अब हमारा जो आपका जेड की वैल्यू आ गई वो आपकी 200 ओम से आ गई। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि आरएल सर्किट में जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये मैंने आपको भी करके बताया लास्ट वीक स्लाइड्स में आपसे डिस्कस किया आरएल सर्किट के केस में। तो जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्सएल निकाल लीजिए। आप एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पता है मुझे। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू इज नथिंग बट 200, ओके, स्क्वायर माइनस आर इज 100 स्क्वायर। ठीक है, तो 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सएल कम्स आउट टू बी 100√3। ठीक है, ये ओम्स में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां से एक्सएल की जगह लिख दीजिए 2πfl विच इज 100√3 ओम। ओके, देयरफॉर एल निकल आएगा फ्रेंड्स। ओके, तो एल आ जाएगा, एल का मतलब हो गया यहाँ पर 100√3 में आपने डिवाइड किया 2π/50 से, तो 2π/50। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 100 पाई हो गया, तो ये आ जाएगा आंसर फाइनली √3 तो ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा, तो ये इतने हेनरी का इंडक्टेंस आ गया। ओके, तो ये आपका ये कंसेप्ट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि व्हाई द करंट डिक्रीजेस इन द लेटर केस। एसी लगाने पर करंट घट क्यों रही है, क्योंकि डीसी केस में 2 एम्पियर थी बट एसी के केस में घट के 1 एम्पियर है। उसका कारण सिंपल ये, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की वजह से एक्सएल बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी प्रीवियस केस में डीसी के केस में एक्सएल की वैल्यू 0 हो गई थी, तो मतलब सर्किट का जो नेट जो था इंपीडेंस वो कम था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चूंकि एसी है तो यहाँ पर नेट इंपीडेंस बढ़ गया, इसलिए करंट इसमें यहाँ घट गई है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये भी सीबीएसई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक से एक अच्छे क्वेश्चन है यहाँ। द ग्राफ शोन here depicts the variation of current IRMS angular frequency omega for the two different series LCR circuit। अब यहाँ पर दो दो बने हुए हैं, देखना है बेल शेप, जो मैंने आपको भी बताया था बेल शेप कर्व है और ये रेजोनेंस कर्व है, ये दो डिफरेंट सर्किट के लिए बने हुए हैं। तो क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली, स्टेट रिलेशन बिटवीन L and C वैल्यूज of the two circuits when the current in the two circuit is maximum। पहली चीज। दूसरा, indicate the circuit for which number one power factor is higher, second quality factor is larger, give reasons for each other। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो पहले थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बता देता हूँ सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, आई इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस, मैंने आपको जैसा बताया, तो ये इस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप इसमें कैसे करेंगे, देखिए ए पार्ट को जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो ओमेगा आर की वैल्यू होती है 1/√LC।
ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन में क्या कहा है, ये दोनों एंगल फ्रीक्वेंसी बराबर है इस पे, ठीक है। तो चूंकि बराबर है इसका मतलब ओमेगा R1 इज इक्वल टू ओमेगा R2 हो जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं। ओके, तो इसको अगर हम करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, ओमेगा R1 इक्वल टू ओमेगा R2, तब उसमें एल और सी का रेशियो पूछे, स्टेट द रिलेशन बिटवीन एल एंड सी वैल्यूज ऑफ द टू सर्किट्स व्हेन द करंट इन द टू सर्किट्स आर इज मैक्सिमम। तो बस यहाँ पर दोनों को बराबर कर दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√L1C1 इज इक्वल टू 1/√L2 इंटू C2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा L1/L2 इज इक्वल टू C2/C1। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब बी पार्ट में पूछा है उसने पावर फैक्टर के बारे में, तो पावर फैक्टर सेकंड पार्ट का जो ए पार्ट है वो पावर फैक्टर किस सर्किट, तो मैंने जैसे आपको बताया था पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई होता है, ठीक है। कॉस फाई इज नथिंग बट आर अपॉन जेड, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया था टेन फाई की वैल्यू फेज एंगल से निकालते हैं, तो टेन फाई अगर आपको पता है यू कैन कैलकुलेट कॉस फाई आल्सो ट्रिग्नोमेट्री रूल से, तो आर अपॉन जेड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया दो दो कर्व होते हैं जिसमें अगर पीक हाई है तो वहां पर रेजिस्टेंस कम है। ओके, तो फर्स्ट वाले सर्किट का रेजिस्टेंस कम है, मतलब R1 इज लेस देन R2, ये साफ साफ दिख रहा है इस सर्किट, इस कर्व को देखिए R1 इज लेस देन R2। ओके, इसका मतलब सीधा ये इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, चूंकि आर न्यूमरेटर में आ रहा है तो जिसका आर कम है उसका cos फाई पावर फैक्टर कम होगा, मींस यू कैन से पावर फैक्टर ऑफ फर्स्ट सर्किट इज लेस देन पावर फैक्टर ऑफ सेकंड सर्किट, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा है क्वालिटी फैक्टर, तो अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये इसको सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, अभी मैं आपको समझा देता हूँ उसको मैं, 1/√√LC। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें क्वालिटी फैक्टर इज मल्टी प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस केस में हो गया Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस कम है इसलिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखिए थोड़ा सा क्वालिटी फैक्टर आपको बताता हूँ, जैसे क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको समझाया, क्वालिटी फैक्टर को करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, जैसे नाम से आपको मालूम पड़ रहा है किसी भी सर्किट में उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए, ओके, उसके बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम एक फैक्टर को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, मतलब वो करंट को कितना एम्पलीफाई कर सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस सर्किट इज हैविंग अ वेरिएबल कैपेसिटर एज यू कैन सी हियर। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर जो हम डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग बट VL अपॉन VR, और यू कैन से VC अपॉन VR, क्योंकि आप जानते हैं जो रेजोनेंस पर ओमेगा जो हम निकालते हैं ओमेगा आर पर, अगर आप निकालेंगे तो XL बराबर XC होता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि VL बराबर VC होता है रेजोनेंस के टाइम पर। बस इस कंसेप्ट को यूज करना है, तो क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द इंडक्टेंस वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वोल्टेज, और यू कैन से कैपेसिटर वोल्टेज और रेजिस्टेंस वोल्टेज। ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे VL अपॉन VR से अगर मैं निकालता हूँ तो VL की जगह मैं लिख सकता हूँ IRMS इंटू XL, ये फॉर्मूला कई बार यूज किया हमने, और VR की जगह मैं लिख सकता हूँ IRMS इंटू R, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा फाइनल XL अपॉन R। ओके, तो Q की वैल्यू हो गई XL अपॉन R, तो XL की जगह लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू L अपॉन R। अब अगर रेजोनेंस में मैं निकालना हूँ फ्रेंड्स, तो दिस वुड बी नथिंग बट ओमेगा R इंटू L अपॉन R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ रख दूंगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज 1/√LC, और ये L अपॉन R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1/√L/C। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को आप ये क्वालिटी फैक्टर ना VC अपॉन VR से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, VC अपॉन VR से भी ये सेम फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, VC की जगह लिखता हूँ मैं XC अपॉन R, इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ लिखा था I इंटू XL करके, इसी तरह से इसको I इंटू XC अपॉन I इंटू R करूंगा, तो अब यहाँ XC की जगह लिख सकता हूँ 1/ओमेगा C अपॉन R, मींस 1/ओमेगा CR। और रेजोनेंस पे क्या हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस क्या होगा यहाँ पर, ये रेजोनेंस पे क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो ओमेगा R इंटू C इंटू R। तो ओमेगा R की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, ओमेगा R की वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन ये आ गया, और ये 1/√LC इंटू CR। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी जो मैंने अभी लिखी है, 1/R √L/C। तो आप किसी भी तरीके से आप प्रूव करें ये आंसर सेम आएगा आपका। ओके, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों क्वालिटी फैक्टर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ये देखिए क्वालिटी फैक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन है, रेडियो कैन tune over the frequency range of a portion of megawatt broadcast band, that is 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry, then what must be the range of the variable capacitor? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, हमें ये तीन वैल्यू दे रखी है, F1 F2 और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर कैपेसिटेंस की रेंज निकालनी है, क्योंकि ये लिखा है ना रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, तो यहाँ पर C1 और C2 दो रेंज निकालनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, ये वैल्यू के आधार पे आप फॉर्मूला आपके पास पता है, FR इक्वल टू होता है 1/2 पाई √LC, क्योंकि ये हर्ट्स में दे रखा है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको FR के फॉर्मूले से लिखा है। अगर ये रेडियन पर सेकंड में दिया होता तो ये फॉर्मूला मैं ओमेगा R इक्वल टू करके लिखता, तो अभी ये आंसर आ जाएगा FR स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, एक मिनट,
ये एफ आर को मैं ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ इस फॉर्मूले से। मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रेंड। तो सी इज नथिंग बट 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ आर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से सी वन और सी टू निकालने हैं फ्रेंड। तो ये वाली इक्वेशन को यूज करके आप दो सी वन और सी टू निकालेंगे, मतलब एफ वन और एफ टू के बेसिस पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी डिपेंडेंट ऑन एफ आर। तो यहाँ पर दो रेंजेस हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200, और माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ये एफ वन कितना है, क्योंकि सी वन निकालना है मुझे लोअर रेंज में। तो दिस इज 800 इंटू 10⁻3। ठीक, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये एफ आर स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सी टू क्या हुआ, सी टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू अगेन। अब ये एफ टू इज नथिंग बट 1200, तो यहाँ 1200 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आंसर आ जाएंगे सी वन और सी टू के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।